वेलकम बैक टू धनंजय साइंस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडीइंग हार्ड। सो टुडे इज 15th ऑफ फरवरी। स्टार्ट करते हैं अभी तक के जितने भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उसके एनालिसिस और डिस्कशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ही न्यूज में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, हैवी प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इसको। एज एन सिटीजन आप अवेयर रह सकते हैं कि क्या पॉलिटिक्स है इसके पीछे, बट एज एन एस्पिरेंट आप बस जानेंगे कि जो आपके काम की चीजें हैं। एमएसपी क्या होता है और कौन अनाउंस करता है। नाम से पकड़ में आ रहा है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे अगर किसी चीज का वैल्यू बहुत कम हो गया। यहाँ पे फार्मर्स के क्रॉप्स को अगर मान लो कि वो फार्मर्स जो हैं वो मार्केट में जाते हैं, बट क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो चुका है या फिर कोई भी सेवरल रीजन है उसके चलते जो उनका क्रॉप है उनका दाम इतना कम हो गया है कि वो अपना इनपुट कॉस्ट को भी नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट पहले से ही एक एमएसपी तैयार करके रखी रहेगी ताकि उनको कोई नुकसान नहीं हो। तो ये एमएसपी है। अब बताइए कौन अनाउंस करता है। इसका आंसर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। इसको चेयर करते हैं हमारे पीएम साहब। फाइनल डिसीजन इनका होता है, बट जो एमएसपी होता है क्रॉप का वो रिकमेंड करता है सीएसीपी। ठीक है, सीएसीपी रिकमेंड करता है। ये जो तय करता है क्रॉप के प्राइसेस को, तो ये 3 तरीका चुनता है। सबसे पहला A2, फिर A2+FL और फिर हो गया C2। क्या होता है ये सब मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो मैंने बताया A2, तो A2 में जो भी इनपुट कॉस्ट लग रहे हैं फार्मर्स के सिर्फ उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इनपुट कॉस्ट मतलब फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब। ठीक है, अगर हम A2+FL कर रहे हैं तो हम उनका इनपुट कॉस्ट जो उनको क्रॉप्स उगाने में लग रहा है उसके अलावा हम उनके फैमिली लेबर को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो A2+FL हो गया। और C2 में क्या हो गया कि हम जो अगर मान लो कोई फार्मर लोन ले रखा है उनको इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब C2 लास्ट हो गया जिसमें हम उनका इनपुट कॉस्ट काउंट करेंगे, फैमिली के लेबर को काउंट करेंगे, और लास्ट में जो भी वो रेंट वगैरह दे रहे हैं या फिर इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, लैंड का हो गया या फिर लोन का हो गया, उसको भी काउंट करेंगे। तो ऑब्वियसली फार्मर्स को सबसे अच्छा लगेगा C2, है ना। तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का। कौन कैलकुलेट करता है, कौन, CACP जो हो गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, मैंने आपको बताया, ये रिकमेंड करता है। और फाइनल डिसीजन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिसको चेयर करते हैं वो करते हैं, है ना। चलो, तो मैंने बताया कि फार्मर्स का बहुत हैवी प्रोटेस्ट हो रहा है। इनका डिमांड है कि जो एमएसपी है ये पॉलिसी है, ये कोई लॉ नहीं है। गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट का मन करेगा तो वो लाती हैं, गवर्नमेंट का मन नहीं करता है तो वो नहीं लाती हैं। आप प्लीज़ इसको लॉ बनाइए। एमएसपी फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलेगा और चीज़ों की दाम बहुत कम हो जाएगी तो उनका इनपुट कॉस्ट जो है वो भी नहीं उनको मिलेगा। अगर इनपुट कॉस्ट भी नहीं मिलेगा तो वो और डेब्ट ट्रैप में फंसते जाएंगे। आप भी जान रहे हैं कि फार्मर्स का जो सुसाइडल रेट केस है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब डिमांड हो रही हो उनका। उसके अलावा और भी बहुत सारा डिमांड है, जैसे उनका टोटल 12 डिमांड है, आपको उतना इन डेप्थ में नहीं जाना है। उनका एक डिमांड ये भी है कि जब आप क्रॉप के प्राइसेस को जब आप फिक्स करते हो तो आप जो MS स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट था उसके बेसिस पे क्यों नहीं फिक्स करते हो। MS स्वामीनाथन जी आप जान रहे हैं, इनको अभी हाल ही में भारत रत्न मिला है। इनका क्या कहना था कि जब आप फार्मर्स को उनका क्रॉप प्राइस फिक्स कर रहे हो तो कम से कम 50% जो उनका इनपुट कॉस्ट लग रहा है उससे मैक्सिमम दो ना। मतलब मान लो उनका जितना भी उनका इनपुट कॉस्ट लग रहा है उससे 50% ज़्यादा उनको आप दो। बिल्कुल इनपुट कॉस्ट देने का मतलब क्या हो गया, वो क्यों फालतू का मेहनत करेंगे, उनको कुछ इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा। तो ये था MS स्वामीनाथन जी का कहना कि आप एटलीस्ट 50% जो भी उनका इनपुट कॉस्ट हो रहा है उससे ज़्यादा दो। ठीक है, तो ये हमारे फार्मर्स का ये भी डिमांड है। तो MSP जो है क्या क्या इसका इशू क्या है। सबसे पहले तो जो ये MSP है ये सिर्फ 6% फार्मर्स को ही फ़ायदा पहुंचा रही है। बहुत ही कम स्टेट में ये हो रहा है और ऑब्वियसली अच्छे से ये क्रॉप प्राइसेस को फिक्स नहीं कर रही है। ये फार्मर्स का डिमांड है कि आप ये सब करो। गवर्नमेंट का क्या इसमें आर्ग्यूमेंट है, तो सी MSP मैंने बताया कि 22 क्रॉप्स पे फिक्स्ड है ऑलरेडी, प्लस एक शुगर केन हो गया, है ना। तो अगर मान लो कि जब फार्मर्स को पता रहेगा कि अगर कुछ भी हो जाए हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने वाला है तो वो सिर्फ बार बार इसी 22 क्रॉप्स को उगाएंगे। आप देखते होंगे कि हमारे देश में मेजरली वीट, राइस और शुगर केन, इन्हीं तीनों की खेती होती है। क्यों, क्योंकि इस पर MSP मिलता है। अगर बार बार इसी 3 चीज़ों की खेती होगी तो क्या होगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा। वाटर की स्कार्सिटी होगी क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा वाटर लेता है।
ठीक है। तो ये जो MSP है इसका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम MSP को लॉ नहीं बना सकते क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसका इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसके अलावा इकोनॉमिस्ट भी MSP के अगेंस्ट हैं। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि ऑब्वियसली आप बार बार अगर MSP अनाउंस कर दोगे, सब्सिडीज दोगे, तो फिर गवर्नमेंट के पास उतना फंड कहाँ से आएगा कि आप यही सब करते रहो। तो इकोनॉमिस्ट भी इसके अगेंस्ट है, बर्डन पड़ रहा है। एक फिस्कल कंसोलिडेशन का एक टर्म है, मैंने आपको बताया था, जो इंडिया चाह रहा है फिस्कल कंसोलिडेशन करने का, वो भी इस MSP के थ्रू नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट का ये सब आर्ग्यूमेंट है कि हम इसीलिए MSP को लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक, तो आपने जाना MSP क्या होता है, आपने जाना कि फार्मर्स की डिमांड क्या है, आपने जाना कि MSP के फायदे क्या है, बट MSP जो है वो सब तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे जो जागरूक होंगे वही जानेंगे, बिल्कुल कम लोगों तक पहुंच पा रहा है। आपने जाना कि MSP क्यों गवर्नमेंट नहीं ला रही है, ठीक है, तो ये रीज़न है गवर्नमेंट की MSP नहीं लाने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है। स्पीकर ऑफ लोकसभा कैसे रिमूव होते हैं? अभी हाल ही में बिहार में फ्लो टेस्ट हुआ था, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको उतनी टेक्निकलिटी पे नहीं जानना है कि कौन से राजद नेता ने छोड़ दिया राजद का साथ, ठीक है, तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आपको जो टेक्निकल बातें हैं, फ्लो टेस्ट क्या होता है, स्पीकर का पावर क्या होता है, गवर्नर का पावर क्या होता है, आपको ये सब जानना है। तो स्पीकर को रिमूव किया गया था, जी हाँ, बताइए कैसे रिमूव किया जाता है, आप ये बताइए। लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जब फ्लो टेस्टिंग हो रही थी तो उस टाइम में अवध बिहारी जो थे वो हमारे स्पीकर थे, बट फ्लो टेस्टिंग से पहले रेजोल्यूशन पास हुआ उनको हटाने का। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो JDU के नेता है, तो हो सकता है कि वो मतलब फेयर डिसीजन ना दे, जो भी उनका रीजन होगा, तो इसलिए उनको हटाया गया। तो आप बताइए कैसे हटाया गया? रेजोल्यूशन पास बाय लोकसभा से पारित हुआ प्रस्ताव के थ्रू। तो स्पीकर जो है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से हटता है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब 50% जो भी प्रेजेंट और वोटिंग है उनका उतना वोट होना चाहिए, तभी स्पीकर हट पाएंगे। और ये आर्टिकल 94 और 96 प्रोवाइड करता है। फिर इलेक्शन कैसे करवाते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट नॉर्मली देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी होती है स्पीकर वहीं से आते हैं, और ये जो होता है ना, ये बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से तय किया जाता है। ठीक है, तो रिमूवल का हम याद रखेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी, रेजोल्यूशन पास बाई लोकसभा, और इलेक्शन का सिंपल मेजोरिटी। न्यूज़ में था क्योंकि अभी तो नॉमिनेशन फाइल किया गया है, अभी आगे देखिए क्या होता है। तो नंद किशोर यादव जी हो सकता है जो BJP से बिलोंग करते हैं वो बने हमारे न्यू बिहार के असेंबली के स्पीकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी न्यूज़ में था, स्टैटिक बट करंट से लिंक्ड, EFTA। क्यों न्यूज़ में था मैं आपको बताती हूँ। आप बताइए कि इसमें से कौन सा मेंबर EFTA में है। सी यूरोपियन यूनियन बना, बहुत सारे देश ऐसे थे उस टाइम में जो झिझक रहे थे, नहीं चाह रहे थे यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना, तो उन्होंने EFTA बनाया। ठीक है, तो उनका क्या कहना था कि हम अलग से एक ग्रुपिंग बनाएंगे और हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो नहीं रहेंगे, बट हम ट्रेड करेंगे उनके साथ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बताइए कौन है इसमें पार्टिसिपेंट? जर्मनी हमें पढ़ा है, न्यूज़ में था, बिल्कुल था। क्यों था न्यूज़ में बताइए? IVF हुआ था। IVF तो नॉर्मल चीज़ है, कौन सी बड़ी बात होगी जो न्यूज़ में आ गया। अरे यार थी, व्हाइट राइनो में हुआ था पहली बार IVF, बताओ कितनी अच्छी बात है। हम राइनो में कर रहे हैं IVF, वैसे भी उनकी पॉपुलेशन कितनी कम है, IVF के थ्रू कम से कम उनका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है उसको मेंटेन कर पाएंगे। फ्रांस भी हमने पढ़ा है, फ्रांस क्यों पढ़ा है? अरे यार UPI लॉन्च हुआ था, कहाँ से? फ्रांस से, और 26 जनवरी को आए थे, ये हमारे चीफ गेस्ट थे। चलो चाइना, यार चाइना यूरोपियन ये कहाँ से आ गया? ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत, बट मैंने दिया है। क्यों दिया है बताओ? दो चीज़ याद रखना है, फास्ट टेलीस्कोप किसका है? चाइना का है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिस्क टेलीस्कोप है। क्या फाइंड किया इसने फाइंड किया सुपरनोवा, है ना, कल ही पढ़ाया था। उसके अलावा चाइना क्यों न्यूज़ में था? एक और चीज़ था, कोइलिंग रिसर्च स्टेशन, 5th रिसर्च स्टेशन है चाइना का। कहाँ? अंटार्कटिक में। चाइना भी गया, चाइना तो वैसे भी नहीं था, बचा क्या? नॉर्वे। तो नॉर्वे है पार्ट EFTA का। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 में आया था। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, ये उनके लिए एक अल्टरनेटिव था। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है ऑब्वियसली EFTA के साथ बहुत ट्रेड करता है। मतलब ये दोनों ना, मतलब EFTA इंडिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया बहुत सारी चीज़ें इनको एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, उसके बाद फिर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हो गए, बहुत कुछ इंडिया
भेजता है यहाँ इन कंट्री पे। 4 कंट्री मेजरली आते हैं इसमें, एक तो नॉर्वे हो गया, एक स्विट्जरलैंड हो गया, एक लिकिस्तान हो गया और एक हो गया आपका आइसलैंड, ठीक है। तो 4 कंट्रीज इसमें आते हैं और इंडिया का इनके साथ बहुत अच्छा ट्रेड होता है। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो इनका कहना है कि जो भी हमारा ब्रांड मेडिसिन है जिस पे हमने पेटेंट ले रखा है, अभी आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। मतलब जैसे कि कोई भी मेडिसिन होती है, ब्रांडेड मेडिसिन होती है, तो वो कंपनी बनाती है, ठीक है, महंगी होती है, तो इस पे ये पेटेंट ले लेती है और कोई भी पेटेंट लगता है तो उसके 20 साल तक वो मेडिसिन दूसरा कोई नहीं बना सकता। और इंडिया मेजरली जेनरिक मेडिसिन बनाती है, ठीक है। इंडिया जनरली जेनरिक मेडिसिन बनाती है। जेनरिक मेडिसिन बनाती है मतलब कि सस्ते दाम पे मिल जाता है। तो मान लो यहाँ पे पेटेंट जब हट जाता है इनका 20 साल के बाद, तो वो क्या करती है, इसी फॉर्मूला से कुछ साल का इधर उधर करके जेनरिक मेडिसिन बना देती है। तो अभी क्या हो रहा है, EFT का कहना है कि अब 6 साल के बाद और आप हमारा मेडिसिन का जो भी मतलब ब्रांडेड मेडिसिन है जिस पे पेटेंट लगा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो करंट में आया था न्यूज़ में, इसलिए मैंने बता दिया कि EFTA क्या होता है। मैंने बताया कि 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होता है, ठीक है, क्या क्या मेन एक्सपोर्ट करता है। और EFTA 4 कंट्रीज मेजरली कंप्राइज करता है, नॉर्वे, आइसलैंड, लेकिस्तान और स्विट्जरलैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी फैक्चुअल है। कौन सा स्टेट है वो पास किया है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स बिल 2024 टू क्लोज ऑल हुक्का बार्स। हाल ही में कौन सी राज्य से पारित हुआ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 जो सभी हुक्का पार्लर को बंद कर देगा? कौन से राज्य ने किया है? जितना भी बार है जिसमें हुक्का वगैरह चलता है, हुक्का जानते हो ना, बैठते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स का आता है शायद, तो उसको बंद करने की बात कही। कौन से स्टेट ने ऐसा बिल पारित किया है? केरला से लेके कुछ पढ़ा था हमने, कोचीन में हो रहा था, अरे मसाला वाला कोडेक्स। और क्या पढ़ा था केरला को लेके? अमृत प्रोग्राम। क्या कहा गया था अमृत प्रोग्राम में? हम एंटीबायोटिक्स का जो बिक्री हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है, उसको कम करेंगे। चलो गोवा में भी कुछ पढ़ा था हमने, ONGC का सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ? गोवा में। और गोवा में कुछ और हो रहा है, इंडिया एनर्जी वीक। चलो झारखंड, यहाँ भी फ्लो टेस्ट हुआ है। अगर फ्लो टेस्ट हुआ है तो हम सब कुछ जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वनडे एग्जाम वाले। क्या था? 81 असेंबली सीट, लोकसभा 14, राज्यसभा 6। और झारखंड में कुछ और पढ़ा था हमने। जी हाँ पढ़ा था ना, वल्चर का रेस्टोरेंट खोलेंगे, वल्चर्स को बुलाएंगे, आइए खाना खाइए, ऑर्गेनिक खाना देंगे उन्हें। क्यों? क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। कहाँ खुल रहा है? झारखंड में खुल रहा है। बचा क्या? तेलंगाना। तो तेलंगाना ने ये बिल पारित की है जिसके बाद हुक्का पार्लर बंद हो जाएगा। तेलंगाना का भी हमने 2-3 न्यूज़ पढ़ा हुआ है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला दक्षिण भारत का हम खोल रहे हैं संगीत नाटक अकेडमी, कहाँ? तेलंगाना में। उसके अलावा म्यूजियम खोल रहे हैं, डिजिटल म्यूजियम जो भारत से रिपोजिटरी है, जो लास्ट ईयर बजट में आया था उसके अकॉर्डिंग चलेगा, कहाँ? तेलंगाना में। तो एक और नया ऐड हो गया, क्या ऐड हो गया? टोबैको को बंद करेंगे, हुक्का बार को बंद करेंगे, ठीक है। तो पास किया है क्या? टोबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन बिल, जो अब हुक्का पार्लर को बंद कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा IIT ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है स्वास्थ्य प्रोजेक्ट? IIT को लेके न्यूज़ हर एक एंगल से कवर करेंगे हम, ठीक है। किस IIT में हाल ही में अभूतपूर्व स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? IIT पटना हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा था अभी तक में? नीतीश डिवाइस ऐप किसके हेल्प से बना था? IIT पटना क्या था? बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और IIT पटना ने मिलकर बनाया था। क्या कहा था कि हम जो भी ये जो डिवाइस है, नीतीश डिवाइस, वो फार्मर्स को अलर्ट करेगा कि भाग जाओ, थंडर स्ट्राइक आ रहा है, भाग जाओ, हीट वेव आ रहा है, ठीक है, वार्न करेगा फार्मर्स को। फार्मर्स के जो बॉडी है, जो इंसान है, उसकी बॉडी की गर्मी से वो चार्ज होगा और वाटर प्रूफ भी होगा। इतनी अच्छी चीज़ किसने बनाई थी? IIT पटना और बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर। IIT कानपुर, अरे यार हाँ, वो टनल बनाया था ना जिगर ठंडा, किसने? IIT कानपुर। बचा क्या? IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी ने स्वास्थ्य प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। ये जो स्वास्थ्य प्रोजेक्ट है, ये जितने भी नैनो या फिर माइक्रो मटेरियल के जो भी प्रोटोटाइप होते हैं उसको बनाएंगे जो हमारे हेल्थ के लिए, जो हमारे हेल्थ सेक्टर्स में इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको इनॉग्रेट किया है श्री S कृष्णन ने, जो हमारे मीटी के सेक्रेटरी हैं। किसको किया है? स्वास्थ्य प्रोजेक्ट को किया है। कहाँ किया है? IIT गुवाहाटी में किया है। चलो काफ़ी फैक्चुअल। वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? काफ़ी फैक्चुअल है, रिवाइज कर लेंगे इसमें भी हम। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहला 4 फरवरी। क्या मनाते हैं 4 फरवरी को?
कैंसर डे थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप। चलो ठीक है, ये हो गया। फिर 6 फरवरी को क्या बनाते हैं हम, जल्दी बताओ? जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। क्या था इसका थीम? बताओ जल्दी बताओ, क्या थीम था इसका? हर वॉइस हर फ्यूचर। चलो ठीक है। 10 फरवरी को 2 चीज बनाया था हमने, हम दाल खाते हैं और उसके बाद फिर दवा मारने वाली दवा खाते हैं। डी वार्मिंग डे, नेशनल डी वार्मिंग डे और पल्स डे, वर्ल्ड पल्स डे। कब? 10 फरवरी को। क्या था थीम वर्ल्ड पल्स डे का? पल्स, नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। क्या नरिश करता है पल्स? सॉइल और पीपल को। डी वार्मिंग डे का क्या था 10 फरवरी को? जो डी वार्मिंग डे है वो 2 दिन बनाते हैं हम, एक 10 फरवरी को, एक 10 अगस्त को। तो क्या था थीम डी वार्मिंग डे का? बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। बिल्कुल, एलिमिनेट STH। STH मतलब सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफी फैक्चुअल। 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज उड़ीसा गवर्नमेंट ने बताया है। कहाँ पे बनाया है आप ये बताइए? हाल ही में किस स्थल को चौथी जैव विविधता घोषित किया गया है उड़ीसा सरकार द्वारा? Which city has recently been declared as the 4th biodiversity heritage site by Odisha government? चलो एलिमिनेट करते हैं, चलो बिल्कुल करते हैं। बानेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान। बानेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने पढ़ा है। अगर उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है तो उड़ीसा में होना चाहिए ना, बट बानेर घाटा तो हमने पढ़ा था कि बेंगलुरु में होता है। क्यों पढ़ा था कि ये बेंगलुरु में होता है? बताओ, ये भी मैंने बताया था। नेशनल हाईवे बन रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, न्यूज़ में था, इसीलिए हमने पढ़ लिया कि बानेर घाटा कहाँ है। बानेर घाटा कहाँ है? बेंगलुरु में है। चलो, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? रिलोकेट करवाया गया था कुछ एनिमल्स को, उतना नहीं जानना, बट इतना जानना है कि कहाँ है सिपाही जाला। ये भी उड़ीसा में नहीं है यार, तो उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा का कैसे हो जाएगा? पर कहाँ है ये? त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में है। कंवर टाइगर रिजर्व कल ही पढ़ाया था, तस्करी हो रही थी टीक वुड की, कहाँ था? तेलंगाना में था। तो बचा क्या? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को उड़ीसा की सरकार ने वहां का 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज पार्क साइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है ये एक शिव जी का टेम्पल है, उसके बगल में सिचुएटेड है, बहुत सुंदर सा टेम्पल है। तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, गुप्तेश्वर शिवाजी का टेम्पल जो उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उतना नहीं जानना है आपको, जानना है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट 4th बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ का? उड़ीसा का। चलो ठीक है, दर्शन कर लो महादेव जी की। चलो, काफी फैक्चुअल। वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी जो एयर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है बाय 2026। 2026 तक दुनिया की पहली शहर व्यापी हवाई टैक्सी सेवा कहां से शुरू की जाएगी? बताइए, काफी इजी है। पर्थ कहाँ है? पढ़ा है हमने, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन में दिया है, क्यों दिया है? कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे? अरे हाँ हो रहा है ना। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, क्या था थीम बताइए? टुवार्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। चलो हो गया। पर्थ तो नहीं है। रियाद, रियाद भी दिया। रियाद कहाँ ये बताइए? सऊदी अरब में। क्या हो रहा है सऊदी अरब में? कौन गया था? हमारे अजय भट्ट साहब गए थे। क्यों गए थे? वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? रियाद, सऊदी में। काबो वर्डे, यार बिल्कुल गलत नहीं करना है। क्या है काबो वर्डे में? कहाँ है काबो वर्डे? पहले अभी बताइए। सी, ये अफ्रीका है। मॉरिशियाना, सेनेगल, यहाँ पे 10 आइलैंड कंट्री है। क्या नाम है? काबो वर्डे है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि बहुत मलेरिया है। नहीं नहीं, मलेरिया फ्री हो गया है ये कंट्री। किसने कहा है? WHO ने कहा है। WHO ने ये सर्टिफाई कर दिया है कि काबो वर्डे जो है वो अफ्रीकन की तीसरी ऐसी कंट्री हो गई जहाँ पे मलेरिया है ही नहीं। चलो, तो बचा क्या? दुबई। दुबई में एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी 2026 से, और ये वर्ल्ड का पहला होगा। दुबई में कुछ और भी हो रहा है ना अभी? बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। और ये जो एयर टैक्सी वाली बात है ना, इसका एग्रीमेंट यहीं पे साइन हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का। जल्दी से बताइए इसका थीम क्या था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का थीम बताइए क्या था? हमारे मोदी साहब गए हुए हैं। शेपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। किसका थीम था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का। कहाँ हो रहा है? दुबई में हो रहा है। चलो, तो ये है, इससे उड़ के जाएंगे सारे। दुबई में शुरू हो रहा है, जो यूएई में पड़ता है, दुबई एयर टैक्सी सर्विस 2026 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल।
WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन किसे दिया गया है? बताइए जल्दी। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस है। नीमा शेरिखानी, पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अरे यार, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, पीपल्स चॉइस अवार्ड, वो पोलर बियर जो सोया हुआ था आइस के उस पे, कौन थी? नीमा शेरिखानी, ब्रिटिश फोटोग्राफर। चलो, ओलेग कोनोनेंको, मैन लिविंग इन स्पेस, 2.5 साल से लॉन्गेस्ट मैन, मतलब ऐसा इंसान, ऐसा पहला इंसान जो लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड किया है कहाँ? स्पेस पे। मैन टू स्पेंड लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस, कौन? ओलेग कोनोनेंको। फिर निमहंस, इसको रहते देते हैं। एस स्वामीनाथन, कौन है? एस सोमनाथ, सॉरी एस सोमनाथ, कल ही पढ़ाया था। इसरो के चेयरमैन हैं। चंद्रयान 3 में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए इनको केपीपी नाम्बियार अवार्ड मिला था। बचा क्या? निमहंस। तो निमहंस को मिला है WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इनको मिला है नेल्सन मंडेला अवार्ड बाय WHO। ठीक है, काफी फैक्चुअल है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अलेक्सा पॉक्स न्यूज में है। क्यों न्यूज में है मैं बताती हूँ, बताओ क्या है। अलेक्सा पॉक्स एक तरह का कुछ है जिससे अलास्का में पहला डेथ देखा गया है। ठीक है, और मतलब कोविड के बाद इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल आदमी को ऐसे कर रही है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाल ही में खबरों में देखी गई अलेक्सा पॉक्स क्या है, चलो एलिमिनेट करते हैं। हैकिंग ग्रुप, अलेक्सा पॉक्स हैकिंग ग्रुप, अरे पढ़ा था ना अभी एक हैकिंग ग्रुप के बारे में। टाइफून, वोल्ट टाइफून, चाइना की थी जिसने यूएस ने बंद करवा दिया। वोल्ट टाइफून हैकिंग ग्रुप थी, ये तो पढ़ लिया है, चलो ये हैकिंग ग्रुप नहीं है। इन्वेसिव पेस्ट, आक्रामक कीट, पढ़ा था हमने क्या? थ्रिप्स पेरिविपाइनस, क्या था ये बोला गया था कि जो लोकल हमारे ग्रोन क्रॉप्स है इसको खराब कर रहा है ये इन्वेसिव पेस्ट। कौन? थ्रिप्स पेरिविपाइनस। चलो ये भी नहीं है। फ्लाइंग डायनासोर, इसकी फॉसिल्स पाए गए हैं, क्या नाम था? सियोपेट्रा इवांसी, क्या था? फ्लाइंग डायनासोर था। कहाँ फॉसिल मिला था इसका बताइए? स्कॉटलैंड में मिला था। बचा क्या? डीएनए वायरस। तो जो अलेक्सा पॉक्स है ये एक डीएनए वायरस है। ठीक है, तो ये ऑर्थोपॉक्स वायरस है। ऑर्थोपॉक्स मतलब एक वायरस की जीन है, जीनस है। इसका पहला इंसान है जो देखा गया है, जो इसके चलते कॉन्ट्राडिक्ट किया, वो मर गए। ठीक है, तो ये क्या है? डीएनए वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।